हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 जो है उसके जितने भी आयोग हैं उनका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर दो तरह के निकाय होते हैं। फर्स्ट होता है सांविधिक निकाय और दूसरा होता है गैर सांविधिक या सांविधिक निकाय। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो सांविधिक निकाय है उसका संविधान में कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, मतलब उसको किसी आर्टिकल में वर्णित किया होता है या लिखा होता है। लेकिन गैर संवैधानिक जो होते हैं वो संसद द्वारा कानून बनाकर उनका निकाय का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, ये जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं ये किसी न किसी मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। तो वो मंत्रालय आप लोगों को याद रखने हैं ताकि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता रहे। तो सबसे पहले हम जितने भी सांविधिक निकाय हैं हमारे यूनिट 10 में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम पहला लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो यूपीएससी का काम क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता ही है। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट है उन पर वैकेंसी और भर्ती प्रक्रिया को और चयन प्रक्रिया को उसको विस्तारित रूप से संचालित करना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो 315 से 323 तक इसका वर्णन मिलता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना में पहला जो अप्रत्यक्ष एक्ट है वो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा लाया गया था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन की प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी, मतलब खुली प्रक्रियाएं यहाँ पर स्थापित की गई। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 जिसके द्वारा यूपीएससी का गठन किया गया। और ये गठन कब हुआ तो 1926 में हुआ। याद रखिए, अधिनियम कौन सा था तो 1919 का अधिनियम था। और ये कब कंप्लीट हुआ तो 1926 में ये पूर्ण रूप से बना। इसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो केंद्र है और राज्य है और वित्त आयोग है, इसको अभी छोड़ दीजिए। देखिए, केंद्र और राज्य स्तर पर जितने भी पोस्ट होती है तो उनके लिए जो वैकेंसीज है वो कौन जारी करेगा, यूपीएससी जारी करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कलेक्टर होता है, यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर होता है। तो आप लोगों को ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, आप लोग याद रखिएगा। और वित्त आयोग में जितने भी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी वैकेंसी कौन निकालता है, यूपीएससी निकालता है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आप लोग इसमें जो अध्यक्ष होता है उसका अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और राज्य पीएससी जितने भी होते हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए, 62 वर्ष रखने का कारण क्या है कि अगर मान लीजिए एमपीपीएससी में कोई अध्यक्ष बना और मान लीजिए उसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनना है तो उसकी आयु तो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए जो 3 साल बचे हैं उसमें ये यहाँ पर यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सके, इसीलिए इसकी एज जो है वो 62 वर्ष रखी गई है। फिर हटाने की प्रक्रिया क्या है, कदाचार के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसे जैसे हटाने की प्रक्रिया है, सेम यहाँ पर भी इसे हटाने की प्रक्रिया है। और ये क्या है, सांविधिक आयोग है। मैंने बता दिया अपन कौन से आयोग पढ़ रहे हैं पे, सांविधिक आयोग पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी आयोग है वो सांविधिक हैं। इसके बाद हम सांविधिक आयोग का वर्णन करेंगे, हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड जो आयोग है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, भाग 14 में है। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी सेम टू सेम है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, भाग 14 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 15(1) में इसका वर्णन किया गया है। 15(1) या 15(a) भी हो सकता है। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो DB रेगे थे। वर्तमान अध्यक्ष है राजेश लाल मेहरा। और यहाँ के सचिव भी आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में जो सचिव है उनका नाम है वंदना वेद। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो थर्ड आयोग है निर्वाचन आयोग, देखिए हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से हम समझते हैं थोड़ा। तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। देखिए, यूपीएससी जहाँ पर ख़त्म होता है ये वहीं से स्टार्ट होता है। यूपीएससी ख़त्म हो जाता है 323 से, और यहाँ से 324 से और 29 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। तो स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो जितने भी बड़े बड़े पद हैं उन सभी पर राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। देखिए, कार्य क्या होता है, देखिए कार्य को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी संसद के सांसद होते हैं, फिर उसके बाद राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन कराना और मतदाता सूची उसे बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग की बात हो रही है।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एमपी के जो सीएम है, इनका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ये राष्ट्रीय जो अपना नेशनल वाला है उसके द्वारा। यहाँ पर किसी एमपी के जो एमपी निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा ये नहीं होगा। एमपी निर्वाचन आयोग किसके लिए बनाया गया है? पंचायती और नगर निकायों के लिए बनाया गया है। तो 3 सदस्यीय निकाय होता है ये, 3 सदस्य मिलकर पूरा काम संभालते हैं। कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष का, और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे हटाया जाता है। प्रथम जो इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुकुमार सेन है, याद रखिएगा। फिर जो वर्तमान में है अभी वो है सुशील चंद्रा जी है। अच्छा, इसके पहले कौन थे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इसके बाद हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, तो आर्टिकल 243 के में इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए 73वां और 74वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1972 में। तो यहाँ पर 73 में पंचायत की व्यवस्था की गई और 74 में नगरीय निकाय की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर जो चुनाव कराने थे तो उन चुनाव को कौन संपन्न कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसको संपन्न किए जाते हैं। देखिए हटाने जो इससे पद जितनी पद अवधि है वही सेम है, पर यहाँ पर 65 वर्ष की जगह कितना है? 62 वर्ष। अब 62 वर्ष क्यों रखा गया है इसका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क्योंकि पद से हटाना उच्च न्यायाधीश द्वारा इसे हटाया जाता है। मतलब उच्च न्यायाधीश जो होता है उसके द्वारा इसे हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हटाया किसके द्वारा जाता है? जो उच्च न्यायाधीश है उसके द्वारा। त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को। मान लो जो उसे काम नहीं करना है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को। और ये एक सदस्य ही निकाय होता है। तो मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक सदस्यीय निकाय होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद मोस्ट आईएमपी पिछली बार भी इसमें एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जो शपथ है वो किसके अंदर है, जो केक की जो शपथ लेता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लेता है? तो 149 के तहत ये शपथ लेता है। उसके कार्य को वर्णन किया गया है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उसका भाग 5 में वर्णन मिलता है। और आर्टिकल कौन से हैं? तो 148 से लेके 151 तक। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा, और ये किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर इसके बाद जो शपथ होती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल की बात करें 6-65, और हटाने की प्रक्रिया वही सेम एससी के जज जैसे। और केग एकमात्र ऐसा, याद रखिएगा, केग ऐसा एकमात्र पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। देखिए प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति अपने मन में आए तब इसको हटा नहीं सकता है। अगर किसी केग की नियुक्ति एक बार हो गई है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेगा, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया, या अगर उसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट को जज को जैसे हटाया जाता है, एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। इसके बाद आर्टिकल 49 में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में लेखाओं की ये जांच कर सकता है। मतलब केंद्र और राज्य के जितने भी अकाउंट्स हैं ये उन सभी की जांच कर सकता है। आर्टिकल 150 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य की सलाह के अनुसार नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। और ये सलाह मतलब जो होती है वो बाध्यकारी होती है। मतलब जो है केग है वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? एक सलाह देगा, और ये सलाह कैसी होगी? बाध्यकारी होगी। और ये किस विषय पर होगी? कि आप लोगों को जो नियम है वो कैसे, मतलब अकाउंट जो बनाने हैं वो किस टाइप से बनाने हैं। तो ये इस तरह से वो ध्यान रखता है। इसके बाद केक, जो पहले केक थे उनका नाम क्या था? वी नरहरि राव। और उसके बाद वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं वो अभी वर्तमान में केक नियुक्त हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की बात करें तो देखिए आर्टिकल 338 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया? तो 65वां अमेंडमेंट एक्ट 1990 में इसको स्थापित किया गया था। तो देखिए फिर क्या हुआ? 89 अमेंडमेंट एक्ट 2013 में क्या करा? इन दोनों ही आयोगों के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्थाएं की गई। तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A में इनकी प्रावधान को रखा गया। तो आर्टिकल 338 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, और 338A में क्या बताया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ए में अनुसूचित जनजाति है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो 1+1+3 होते हैं। मतलब टोटल कितने लोग होंगे? 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और जो 3 होते हैं वो सदस्य होते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक महिला का होना आवश्यक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट या SC व ST के कल्याण के लिए जो सलाह देता है ये सिविल न्यायालय के समक्ष इसको शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब अगर ST SC के किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी है तो वो यहाँ पर अपनी अपील कर सकता है इस आयोग में। फिर उसके बाद बात करें तो हाल ही में न्यूज़ में भी था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए NCPC एक्ट 1993 के तहत इसका गठन किया गया। 102वां अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाकर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है कि इसका वर्णन किस में मिलेगा? अब आपको संविधान की इस महान किताब में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। फिर जो पैतृक मंत्रालय है, पैतृक मंत्रालय का मतलब क्या होता है कि जो उसको रेगुलेट करता है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। कार्य OBC से जुड़े मामले देखना। अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस गोयल हैं। और मध्य प्रदेश के मतलब अध्यक्ष कौन है? तो राधेलाल बघेल है। फिर इसके बाद बात करें GST काउंसिल की, तो देखिए ये हमारे आयोग में नहीं है पर फिर भी आप लोग याद रखिएगा। GST काउंसिल जो है वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। आर्टिकल कौन सा है? तो 279A में इसका वर्णन मिलता है। GST संबंधी दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। तो हाल ही में कौन है अभी हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 75% भारी बहुमत पर ये निर्णय लेता है। मतलब देखिए GST में कोई नियम बनाना है आपको। एक वस्तु A है, इस पर कितना टैक्स लगाएं, तो ये जो 75% व्यक्ति अगर कह दे कि इस पर 15% टैक्स लगाना है तब जाकर इस पर 15% टैक्स लगेगा, अदरवाइज वो उस पर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 75% भारित बहुमत का निर्णय होता है। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आयोग है हमारा वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? NK सिंह है, याद रखिएगा, नंद किशोर सिंह। कभी इंग्लिश में देते तब भी आप कंफ्यूज ना हो। वित्त आयोग की संरचना जो है वो कैसी होती है? तो 1+4 होता है, मतलब 5 सदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। केंद्र राज्य के मध्य करों के वितरण संबंधित सिफारिश देता है। ठीक है, सलाहकारी सिफारिश होती है, मतलब ये केंद्र को जो सलाह देता है वो उस पर बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन उसको वहाँ संसद में जवाब देना पड़ता है कि मान लीजिए आप उसको टैक्स इतना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और इतना नहीं देना है तो क्यों नहीं दे रहे। फिर उसके बाद हम बात करें, देखिए इनके जितने भी हमने आयोग पढ़े उनके अध्यक्ष को एक बार हम देख लेते हैं। तो UPSC के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। वित्त आयोग के अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह, जिसको NK सिंह भी मतलब रहता है बुक्स में। तो निर्वाचन आयोग के है सुशील चंद्रा। केक जो है हमारे GC मुर्मू। और GST काउंसिल के निर्मला सीतारमण। SC आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला। और ST आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। और OBC आयोग के अध्यक्ष है भगवान लाल सैनी। तो ये हमने कौन से आयोग कंप्लीट कर लिए हैं? हमने अभी संविधान जितने भी संवैधानिक आयोग हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से हम सांविधिक आयोगों का वर्णन करेंगे। तो सांविधिक आयोग क्या होते हैं? जिनका किसी कानून बनाकर, मतलब कोई कानून बनाया है और उस कानून के तहत उस आयोग का गठन किया गया है। तो सबसे पहला हमारा है केंद्रीय सूचना आयोग। तो RTI एक्ट 2005, मतलब RTI जो आप लगाते हो किसी भी विभाग में, आप जानकारी चाहिए आप लोगों को, तो उसमें आप RTI एक्ट 2005 के तहत RTI लगा सकते हैं। तो नोडल एजेंसी, देखिए नोडल एजेंट मतलब नोडल क्या होता है कि आप, ये मैंने बताया आप लोगों को कि किसी न किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये कौन, जो सूचना आयोग है कौन से आयोग के तहत काम करता है? तो विभाग के तहत काम करता है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत ये काम करता है। फिर इसमें एक मुख्य, मतलब 11 सदस्यीय निकाय होता है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 5 से 65 वर्ष तक। सूचना का अधिकार देने का जो नियम है वो 2019 द्वारा इसको बदल दिया गया है। देखिए जो कार्यकाल है ये 5 या 65 वर्ष था, तब तक हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो 2019 का जो अधिनियम आया उसमें क्या बोला गया है कि जो इनका कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं है, मतलब जब राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री का मन होगा वो इसको हटा सकते हैं। आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं। अब आयोग के निर्णय जो होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, लेकिन किन पर? देखिए एक संस्था है A और किसी व्यक्ति ने उस पर एक RTI लगाई और इस RTI का 30 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? इस आयोग के पास जाएगा और ये आयोग जो होगा इस फलाना आदमी पर कार्रवाई करके उसको अपने पद से भी हटा सकता है। तो इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो 1964 में इसकी स्थापना करी थी। के संथा नाम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधी समिति बनाई गई। केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 में इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। देखिए सांविधिक दर्जा भी इसको 2003 में जाकर मिला। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। सतर्कता आयोग 4 वर्ष, सतर्क रहना है, 4 दिन सतर्क रहना है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो 10 दिसंबर 1948 में चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। देखो यूएन द्वारा यहाँ पर एक चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया गया, तो इसमें भारत ने 1948 में ही साइन करे। और क्या कहा गया है इस चार्टर में कि हमें मानव होने के नाते कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उन्हीं अधिकारों के रिलेटेड यहाँ पर एक संस्था बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये संस्था कब बनी? 1973 में जाके बनी। 1993 में जाकर इसको मानव संरक्षण अधिनियम 1973 द्वारा इसको एक संस्था का देने का प्रयास किया गया। NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, संसद के जितने भी मतलब मेन सदस्य होते हैं वो मिलकर, कुल 6-7 लोग मिलकर इसका इस अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक नाम घोषित करते हैं। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग याद रखिएगा कि जो 4 सदस्यीय निकाय होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें भी जो सदस्य होते हैं उसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। और अध्यक्ष कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रिटायर्ड जज ही यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है। तो देखिए 2000 अभी हाल ही में जो थे अतिरिक्त भार भी इन्हीं को दिया गया था। 2 जून तक कौन थे? HL दत्तू थे। उसके बाद वर्तमान में अरुण कुमार जो हैं वो अभी इन्होंने अपना जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए। लेकिन यहाँ पर देखिए PSC का एग्ज़ाम पहले होना था, इसलिए आप लोग HL दत्तू याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग HL दत्तू ही टिक करिएगा, अरुण कुमार नहीं हो तो। फिर उसके बाद हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये पूर्वावर्ती है किसका? योजना आयोग का। तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके 2 हब होते हैं, एक होता है टीम इंडिया हब और एक ज्ञान और नवोन्मेष हब होता है, मतलब नॉलेज एंड इनोवेशन हब होता है। उसके बाद हम बात करें भारतीय विधि आयोग की, तो ना तो ये संवैधानिक होता है और ना ही सांविधिक होता है। मतलब ये किसके द्वारा बनाया जाता है? एक आयोग है जो न्याय मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। 1874, मतलब क्यों बनाया जाता है? देखिए कोई कानून ऐसा हो जिसकी अभी ज़रूरत नहीं हो तो उसे हटाने के लिए कोई ना कोई तो होगा जो बताने वाला चाहिए। तो यहाँ पर ये जो न्याय मंत्रालय द्वारा इसीलिए गठित किया जाता है। तो सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मेघाले की अध्यक्षता में इसे बनाया गया था। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए MC सीतनवाड़ 1955 में ये बने थे। वर्तमान में कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान है, 2018 से बने हैं। और कौन से नंबर के हैं ये? तो 21वें नंबर के हैं। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब आयोग 1900 गठन करने का प्रावधान आया, लेकिन 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष को गठन जो होता है केंद्र अध्यक्ष की बात करें तो 6 सदस्यीय निकाय होता है, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। और पद से जो पद अवधि होती है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश महिला आयोग। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग भी सेम टू सेम वैसा ही है इसका भी काम। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 द्वारा इसे बनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 मार्च 1998 की इसकी स्थापना हुई। 6 सदस्यीय निकाय होता है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका जो कार्यकाल होता है। वर्तमान अध्यक्ष है शोभा ओझा जी। फिर इसके बाद हम बात करें, हमारा लास्ट है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो NCPCR जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। नोडल मंत्रालय कौन है इसका? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 7 सदस्यीय निकाय होता है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसमें 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। कार्यकाल की बात करें तो जो अध्यक्ष होता है उसका 365 होता है और सदस्य जो होते हैं वो 360 तक ही इसके सदस्य हो सकते हैं। अब 60 वर्ष को रखी गई है ताकि वो अध्यक्ष बन सके। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो केंद्र सरकार होती है इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है और ये त्यागपत्र भी इन्हें ही देंगे। तो ये थे हमारे सभी आयोग जिसको हमने अभी कवर किया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।